नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के इकाई संख्या 6 के बारे में। इससे पहले इकाई संख्या जो है बेसिकली इकाई संख्या 1 पर मैं चर्चा कर चुका हूं। इकाई संख्या 2, 3, 4 ये उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, इस वजह से मैं इसको पहले नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी पहले अगले साल ही बता चुका हूं। बहरहाल उस पर भी चर्चा करूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो यूनिट है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाएं पूछे गए हैं। खास करके मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। किसके बारे में? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में केवल एक सभ्यता नहीं, जैसे असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो है मेसोपोटामिया के अंतर्गत आती हैं। मेसोपोटामिया बेसिकली एक बड़ी सभ्यता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर लिया। हमने आपको बता दूं कि हमने चर्चा कर लिया मिस्र की सभ्यता के बारे में, ठीक है। चीन की सभ्यता के बारे में चर्चा करना अभी बाकी, उसके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा। और ये सभ्यता, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपकी विश्व की सभ्यताएं हैं, बेसिकली 4 विश्व की सभ्यताएं बड़ी बड़ी हैं। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, एक है मिस्र की सभ्यता, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक है चीन की सभ्यता। यही 4 सभ्यताओं के बारे में आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं कर चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में बता चुका हूं, ठीक है। तो आइए आगे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताएंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सब सिलेबस है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये पीछे वाले चैप्टर्स जो है छूट जाते हैं कभी कभी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि भाई यूनिट नंबर 6 का चैप्टर संख्या 1 आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम इमरजेंस एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, सोशल एंड रिलीजियस फीचर्स वगैरह सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। धार्मिक, सामाजिक, और उस समय कैसा व्यवहार था, समाज कैसा था, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, कौन कौन से धर्म को लोग मानते थे, देवी देवताओं, कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था, सब कुछ बताऊंगा। व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे, ठीक है। इनका शासन प्रशासन कैसे चलता था, सब कुछ आपको बताऊंगा। किस लिपि में लिखते थे, सारी जानकारी आपको। यहाँ के जो वास्तुकला, कला क्या रही, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। मेसोपोटामियन सभ्यता की अगर बात की, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यानी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। मेसोपोटामिया नाम से स्पष्ट, मेसोपोटामिया नाम ग्रीक भाषा से आया हुआ है। किस भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है, मेसोपोटामिया का मतलब जानते क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का आपने अर्थ सुना होगा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऐसे ही आप देखिएगा कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का इलाका, 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियां कौन कौन सी? एक नदी का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। हिंदी में दजला और फरात कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस अंग्रेजी में कह सकते हैं उनकी भाषा में, लेकिन अगर हिंदी भाषा में समझे तो दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। किस? दजला और फरात नदी के बीच में। यह क्षेत्र यानी कि लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया के इलाका कहा गया। टिग्रिस यानी कि दजला और यूफ्रेटिस यानी फरात, इन 2 नदियों के बीच वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो इराक और सीरिया के जो हिस्से हैं, वहां पर आप देखेंगे ये सभ्यता विकसित थी। इराक, सीरिया वगैरह का जो हिस्सा है, वहीं पर इस सभ्यता का मूल उद्भव माना जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि ईरान, इराक के आसपास जो सीरिया का इलाका है, वही सभी सभ्यता फैली हुई थी। आगे समझे सभ्यता के परिचय के बारे में। यह सभ्यता लगभग आज से 3500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। मतलब ये मान करके चलो कि ईसा मसीह के जन्म से 3500 साल पहले से लेकर के, और ईसा मसीह के जन्म के 500 ईसा मतलब 500 जो है वर्ष पहले तक, ये लगभग में आप मानकर चलिए कि इस सभ्यता का अस्तित्व में इस सभ्यता रही। इसे विश्व की प्रथम सभ्यता या कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यह भी सभ्यता मानी जाती है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक विशेष निष्कर्ष आपके लिए तैयार किया जाता है हमेशा से। मेसोपोटामिया मानव सभ्यता का जन्म स्थान कहा जा सकता है, जिसने दुनिया को सबसे पहले शहर, लेखन कला, कानून और संगठित शासन के बारे में बताया। नगर नियोजन को सबसे पहले किसने बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता में ने बताया था। अब इसका उद्भव और विकास समझते हैं। इमरजेंस एंड डेवलपमेंट,
मेसोपोटामिया का। देखिए उद्भव कैसे हुआ इसका। आज से 7000 ईसा पूर्व से, या मान लीजिए ईसा मसीह के 7000 वर्ष पहले, तो 7000 ईसा पूर्व से यहाँ कृषि और अस्थायी गांवों का निर्माण शुरू हुआ। 3500 ईसा पूर्व तक यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य यानी सिटी स्टेट्स बनने लगे। जैसे खास करके उर नाम का एक राज्य बना, उरुक नाम का एक क्षेत्र बना, ठीक है, और लगस नाम के ये जो है शहरों का गठन हुआ। ये सब गांव वगैरह छोटे छोटे नगर बनना शुरू हो चुके थे। मेसोपोटामिया की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन वर्षा यहाँ पर कम होती थी। मिट्टी उपजाऊ थी क्योंकि इसके नदियों के बीच की भूमि थी, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दुआब का क्षेत्र कहा जाता है। और जियोग्राफी की भाषा में अगर देखें तो दुआब का क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी उपजाऊ है, ऐसी भूमि को दुआब का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि गंगा और यमुना नदियों के बीच के इलाके को दुआब का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर खूब ज्यादा मात्रा में फसलें उत्पादित होती हैं। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी जो थी ये बड़ी उपजाऊ थी, लेकिन यहाँ पर कृषि कार्य उतनी जबरदस्त तरीके से लोग कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती थी। वर्षा कम होती थी लेकिन बाढ़ भी आया करती थी, और बाढ़ के आने से जो बाढ़ में तमाम प्रकार के गाद, तमाम प्रकार के मलबा होते हैं, उनके माध्यम से मिट्टी उपजाऊ बना करती हैं। तो खेती करना भी यहाँ पर आसान था, लेकिन उतना ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन सिंचाई व्यवस्था बाद में जब विकसित होती है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। नहरें नदियों से बनाई गई होंगी और तमाम प्रकार की चीजें करके सिंचाई की व्यवस्था करी गई, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। विकास की अगर बात की जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो कृषि अधिशेष यानी कि सरप्लस ने जनसंख्या बढ़ाई और व्यापार को जन्म दिया, ठीक है। क्या बढ़ाई? जनसंख्या को बढ़ाई, व्यापार को जन्म दिया। धीरे धीरे यहाँ नगर, मंदिर और बाजार बनने शुरू हो चुके थे। इस तरीके से व्यवस्थाएं शुरू हुई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ, मंदिर बनना शुरू हुए और बाजार भी बनना शुरू हुए, जहां पर लेन देन होना शुरू हुआ। लगभग आज से 3000 ईसा पूर्व की बात की जाए, ईसा मसीह के 3000 साल पहले तक मेसोपोटामिया पूरी तरह एक नगरीय सभ्यता बन चुका था। इसीलिए हम यहीं से मानते हैं कि भाई ये इतना सभ्यता, मान लीजिए कि यही सभ्यता का विकास हुआ। बेसिकली ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताओं की, ठीक है। विस्तार, एक्सपेंशन समझते, इसका विस्तार कहां कहां तक था। समय के साथ यहां कई शक्तिशाली साम्राज्य बने, जैसे कि सुमेरियन साम्राज्य, ये सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का एक बड़ा नगर है सुमेरिया, तो सुमेरियन साम्राज्य का एक प्रकार से गठन हुआ। प्रथम नगर राज्य जो था वो यही था, सुमेरियन साम्राज्य में उरुक और उर नाम के जो है राज्य इसी में थे। दूसरा है अक्कादी संप्रदाय। अक्कादी संप्रदाय की बात करें तो अक्कादी संप्रदाय सारगोन महान ने इसे स्थापित किया था, जो वहां के शासक थे मेसोपोटामिया, मतलब कि अक्कादी संप्रदाय के। तीसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की, वो है बेबीलोनियाई साम्राज्य। बेबीलोनियाई साम्राज्य में हम्बुराबी और उसकी संहिता प्रसिद्ध है। हम्बुराबी का एक विशेष नियम है, उल्लेख है, जिसमें उसने तमाम चीजों को लिख रखा है कि नियम कायदे पूरा बताए गए हैं, कैसे कैसे क्या होगा। हम्बुराबी की विधि संहिता को हम आगे चल करके पढ़ेंगे विस्तार से, तो परेशान नहीं होना। और इन सभी सभ्यताओं का भी हम परिचय देख लेंगे। चौथी असीरियाई सभ्यता। असीरियाई साम्राज्य की अगर बात की जाए तो योद्धा और विजेता जाति के लोग असीरियाई साम्राज्य में रहा करते थे। तो ये चार सभ्यताएं, सुमेरियन साम्राज्य, अक्कादी साम्राज्य, बेबीलोनियन साम्राज्य और असीरियाई साम्राज्य, ये चार साम्राज्य जो थे बेसिकली ये मेसोपोटामिया के साम्राज्य थे। इसमें चार साम्राज्य महत्वपूर्ण आए, इसीलिए इन एक एक साम्राज्य को एक एक सभ्यता के नाम से भी छिटकुल करके हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये सब मेसोपोटामिया के ही नगर हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप मोहनजोदाड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं उसको चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदाड़ो चूंकि बड़ा नगर है, वहां से स्नानागार, अन्नागार तमाम चीजें मिली है, इसलिए उसको मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहना इसलिए समीचीन होता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में वो सारी चीजें, सारे नगर आ जाते हैं, लोथल, कालीबंगा से लेकर के मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये सारे साम्राज्य मेसोपोटामिया के बीच में ही आ जाते हैं, उन दोनों नदियों के बीच में, दजला और फरात के बीच में, ठीक है। आगे देखते हो तो चार साम्राज्य, और पांचवा साम्राज्य आपका है वही, इसको थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया गया, नव बेबीलोनियाई साम्राज्य आ गया। इसको नेबुकदनेस्सर द्वितीय के समय इसका पुनर्जागरण हुआ बेबीलोनियाई सभ्यता का, और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। बेसिकली चार ही मान करके चले। मेसोपोटामिया ने छोटे नगर राज्यों से शुरू होकर के एक विशाल साम्राज्यों तक की यात्रा तय की और विश्व इतिहास को एक दिशा प्रदान करी,
और एक जबरदस्त सभ्यता के रूप में आज हम इसको पढ़ते और पढ़ाते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संरचना, सोशल फीचर्स की अगर बात की जाए सामाजिक संरचना की, समाज का ढांचा वर्ग आधारित था, यानी समाज में जो था एक ढांचा वर्ग आधारित था, जैसे कि मतलब कि कई जो है उसमें साम्राज्य बटा हुआ था। जैसे पहला था राजा और अभिजात वर्ग, यानी किंग एंड नोबेल्स, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा था पुजारी वर्ग, यहाँ पर पुजारी वर्ग जो था मंदिरों में, खास करके मंदिरों में जिगुरत हुआ करते थे। जिगुरत जो थे पुजारियों के नेतृत्व में हुआ करते थे। धार्मिक अनुष्ठान और ज्ञान के रक्षक जो थे ये पुजारी वर्ग के लोग ही हुआ करते थे। तो पहला वर्ग है शासक वर्ग, यानी राजा जिसमें रहता है। दूसरा वर्ग है ज्ञान वाला वर्ग, जिसमें पुजारी रहता है, पुजारी वर्ग कह सकते हैं। और तीसरे है व्यापारियों का वर्ग, ठीक है। व्यापारी और शिल्पकार, ट्रेडर्स एंड आर्टिसियन, जैसे धातु कला को लेकर के जाने जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना हुआ, वस्त्र बनाना हुआ, या व्यापार से जुड़ा हुआ जो वर्ग है ये खास करके व्यापारी और शिल्प वर्ग में आते थे। चौथा वर्ग जो समाज में फैला हुआ था वो था किसान और श्रमिक वर्ग, सबसे नीचे पायदान पे। कृषि कार्य और सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर रहते थे और कृषि करके अपने जीवन यापन करते थे और टैक्स वगैरह भी दिया करते थे। और पांचवें वर्ग थे दास वर्ग। दास वर्ग की स्थिति बड़ी ज्यादा दयनीय थी। युद्ध बंदी या ऋणग्रस्त लोग जो थे वो दास कहे जाते थे, यानी जो बहुत ज्यादा कर्जा ले लिए हैं और कर्जे को चुकाने के योग्य नहीं, वो दास वर्ग के रूप में भूमिका निभाते थे। और बंदी यानी कि किसी राजा से युद्ध हुआ लेते हैं और उसके बाद में राजा वो हार जाता है तो उसके जो सैनिक होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है, उनकी प्रजा को, और उनको दास के रूप में रखा जाता था। तो इसलिए ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मेसोपोटामियन साम्राज्य की अगर बात की जाए तो सख्त वर्ग व्यवस्था थी, जिसमें धर्म और राजनीति का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगली बात, तो मेसोपोटामिया का समाज व्यवस्था आपने समझा, मेसोपोटामिया किस तरीके से बटी हुई थी और उसका उद्भव विकास आपने समझा, और उसका जो है समाजी ढांचा समझा किस तरीके से बटा हुआ था। आप समझे मेसोपोटामिया सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं, जो रिलीजियस फीचर रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता की, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, वो सबसे पहली बात है कि उसमें धर्म में अगर बात करी जाए तो बहुदेववादी विचारधारा। बहुदेव मानव क्या होता है, कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग। मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक नगर राज्य यानी सिटी स्टेट का अपना एक अलग अधिष्ठाता देवता हुआ करता था, एक अलग जो है देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, जैसे कि उरु नाम का एक जो है नगर था, उस उरु नगर में उरु नाम के देवता थे जिनका नाम था चंद्र देवता। उरु नगर में क्यों थे, उरु नगर में चंद्र देवता थे, ऐसे उरु नगर में चंद्र देवता को नन्ना यासिन कहते हैं वहां पर, ठीक है, नन्ना यासिन। ऐसे ही बेबीलोनियन जो राज्य था उसके देवता का नाम था मारदूक, मारदूक नाम के देवता थे, ठीक है। ऐसे ही निपुर जो नगर था, निपुर जो था बेसिकली वायु देवता थे, वायु देवता का नाम क्या था, एनलिल, वायु के देवता को एनलिल एनलिल कहते थे या एनलिल कहते थे। मारदूक जो थे वो बेबीलोनियन सभ्यता से थे। नन्ना या सिन चंद्रमा को कहा जाता था जो कि उरु राज्य से संबंधित थे। उरु राज्य के प्रधान देवता नन्ना या सिन, बेबीलोन के प्रमुख राज्य मतलब प्रमुख देवता मारदुक, और निपुर के राज्य के देवता जो थे उस समय एनलिल नाम के विद्वान थे, एनलिल नाम के देवता थे जो कि वायु देवता, जैसे अपने यहाँ पर वायु देवता है, वायुदेव है बजरंगबली जी के पिताजी, वही उन वहां पर एनलिल कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो चंद्र देवता की पूजा हम लोग करते हैं उनको वो नन्ना या सिन के नाम से जानते थे। देवताओं का मानवीकरण की अगर बात की जाए तो देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ करके यहाँ पर देखा गया, ठीक है। जैसे हम लोग प्राकृतिक जो है जैसे जल छिद्र पावक गगन समीरा, हर एक तत्वों में देवता देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसे ये लोग भी थे। प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ करके मानव रूप में कल्पना की जाती थी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, आकाश, सब देवता ये लोग इनके हिसाब से थे। जैसे अपने यहाँ पर प्रकृति पूजा चलती है सनातन धर्म में, ऐसे ही ये लोग भी सूर्य को, चंद्रमा को, जल को, वायु को, आकाश को, सबको देवता मानते थे। देवता मनुष्यों जैसे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, प्रसन्नता रखते थे। मनुष्यों के जैसे एक प्रकार से उनमें क्रोध भी आता था, देवता क्रोधित भी हुआ करते थे, प्रेम भी करते थे, ईर्ष्या भी हो सकती थी देवताओं के बीच, प्रसन्नता का भी अनुभव कर सकते थे, ठीक है। देवता मतलब ये सब मान्यता इन लोगों की थी। प्रमुख देवताओं की अगर बात की जाए तो जैसे अनु नाम के एक देवता थे, इनमें अनु नाम के देवता जो थे वो आकाश के देवता कहे जाते हैं। आकाश यानी जो आकाश का देवता है उसका नाम था अनु। दूसरे देवता थे एनलिल, ये वायु देवता थे, तूफान के देवता थे, बेसिकली आंधी वगैरह लाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पर पवन देव हैं ऐसे ही वहां पर एनलिल थे। अनु जो थे आकाश के देवता थे, ठीक है। अगले देवता है एनकी। एनकी की अगर बात की तो एनकी किस देवता है वो, एनकी जो है ये जल व ज्ञान के देवता थे, जल और ज्ञान के देवता को एनकी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जो वरुण देव का स्थान है
वो स्थान उनका इनकी का था। ठीक है। समास, समास की अगर बात करें तो समास जो थे सूर्य और न्याय के देवता को समास कहते थे। सूर्य जो थे वो न्याय देते थे और सूर्य देवता को समास कहते थे वहां पर। ठीक है। जल के देवता ज्ञान देते हैं, ज्ञान के देवता है। ईस्तर नाम के एक देवता थे, जैसे वो प्रेम और युद्ध के देवी मानते हैं ईस्तर को वहां पर। ठीक है। नन्ना चंद्र देवता को कहा जाता है, नन्ना या सिन। ठीक है। मारदूक जो है बाबुल का सर्वोच्च देवता था। बाबुल माने क्या होता है यहाँ पर? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया की जो सभ्यता है, बेबीलोनिया के सर्वोच्च देवता थे मारदूक। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर तमाम कुछ देवताएं फेमस है जिनके बारे में मैंने आपको लिख दिया। अनु आकाश के देवता। ठीक है। यानी इंद्र टाइप के मान सकते हैं। इंद्रनील जो है वायु या तूफान के देवता, यानी वरुण देव जैसे, सॉरी वरुण देव कह रहा हूँ, पवन देव जैसे। इनकी जो है जल और ज्ञान के देवता, यानी कि वरुण देव जैसे। समाज सूर्य भगवान। ईस्तर जो थे प्रेम और युद्ध की देवी थी ये। ठीक है। नन्ना जो थी, या नन्ना या सिंह जो थे चंद्र देवता को कहते हैं। मारदुक जो बेबीलोन की सभ्यता के, बेबीलोन के, बाबुल माने बेबीलोन। ठीक है। जहां पर बाबुल मिले उसका मतलब बेबीलोन है, गलत लिख गया है। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च देवता थे। धार्मिक केंद्र की अगर बात की जाए, धार्मिक केंद्र यानी जिगुरत। जिगुरत की अगर बात करें बाबू, तो जिगुरत जो था ये मंदिर टाइप का एक आकार हुआ करता था और मंदिर के नुमा आकार था। यहीं पर जो है पूजा पाठ हुआ करती थी। पुजारी वर्ग का व्यक्ति जो है जिगुरत का मालिक हुआ करता था और जिगुरत पर अधिकार रखता था। प्रत्येक नगर राज्य में ऊंचे पंचनुमा मंदिर जिगुरत बनाए जाते थे। यह देवताओं का निवास स्थान माना जाता था जिगुरत। यहाँ पुजारी देवता के नाम पर कर यानी टैक्स इकट्ठा करते थे और अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। जैसे कि कोई चढ़ावा वगैरह जो जाता था वो सब यहीं पर जाता था, मंदिर में ही। जिगुरैत जो था धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक केंद्र हुआ करता था। जिगुरत की बात को कोई टालता नहीं था और यहीं पर जो है सब कुछ जो है टैक्स वगैरह भी इकट्ठा इन्हीं के नाम पर हो जाता था। धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक कथाएं भी यहाँ पर फेमस है, जैसे कि मेसोपोटामिया में गिलगमेश महाकाव्य यानी एपिक ऑफ गिलगमेश धार्मिक पौराणिक महत्व का एक प्रकार से एक पुस्तक है मेसोपोटामिया की। इसमें खास करके सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पुस्तक में सृष्टि की प्रलय कैसे होती है इसके बारे में बताया गया। देवताओं की क्या भूमिका होती है, अमरत्व की खोज का उल्लेख जो है इस ग्रंथ में मिलता है, जो ग्रंथ मैंने आपको बताया। सृष्टि को देवताओं की इच्छा और संघर्ष का परिणाम माना जाता है। जैसे सनातन धर्म में क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का विनाश होता है। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं और सृष्टि का संहार विष्णु भगवान करते, मतलब शंकर भगवान करते हैं और विष्णु भगवान जो है पालन करता है। ठीक है। तो आप देखते हैं जब शंकर भगवान की आप आरती पढ़ते तो वो शंकर भगवान की आरती नहीं है, वो त्रिदेव की आरती है। ऐसे पढ़ते जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा पढ़ते तो भगवान शंकर की आरती नहीं बल्कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आरती है। आप पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तीनों की नाम लिया गया है। हर लाइन में आप तीनों का नाम देखेंगे। ठीक है। देखिए श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर के, श्वेतांबर ब्रह्मा जी, पीतांबर विष्णु भगवान। ठीक है। और बाघांबर शंकर भगवान। अंबर माने कपड़ा होता है, श्वेत माने सफेद कपड़ा ब्रह्मा जी धारण करते हैं, पीतांबर पीला कपड़ा विष्णु भगवान धारण करते हैं और बाघांबर जो होता है वो जो है शंकर भगवान धारण करते हैं। तो इस तरीके से बाघांबर अंगे। ठीक है। जो है इसके अलावा त्रिपुरारी, कंसारी और करमालाधारी, वो इसमें भी तीनों का नाम आ गया। ऐसे ही आप देखते हैं कि प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, तीनों एका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। प्रणवाक्षर क्या होता है, प्रणवाक्षर होता है ओम। ओम शब्द जो है ये प्रणवाक्षर है, या यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिला करके ये एक दो तीन, ये तीन चीज किससे मिलकर के बना हुआ है, यही प्रणवाक्षर कहा जाता है। कि बिना कोई मंत्र जो होता है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, वो बिना ओम से नहीं प्रारंभ होता, तो ओम उसमें वो जरूरी होता है, तो इसी को प्रणवाक्षर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तमाम सारी चीजें हैं, आप हर एक लाइन को पढ़ेंगे ठीक है तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से सृष्टि की जो है उत्पत्ति और सृष्टि का विनाश जो होता था वो गिलगमेश महाकाव्य में आपको मिलता है, एपिक ऑफ गिलगमेश। ठीक है। जो मेसोपोटामिया का एक महाकाव्य माना जाता है। मृत्यु और परलोक की धारणा भी यहाँ पर जो है अपनाई जाती है। जैसे कि मेसोपोटामिया के लोग परलोक में विश्वास रखते थे कि यहाँ से मरने के बाद में हमको परलोक जाना है, इसमें विश्वास रखते थे। वे लोग बेसिकली मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अंधकारमय अंडरवर्ल्ड में जाती है और वो अंडरवर्ल्ड जो है वो एक प्रकार से ऊपर है, नहीं जैसे स्वर्ग या नरक की कल्पना जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे ही लोग वहां सुख दुख दोनों का मिश्रण होता है। आप जैसा प्रारब्ध करते हैं उसी हिसाब से आपको सुख और दुख मिलता है। इसलिए लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान वगैरह और बलिदान वगैरह करते थे ताकि देवता लोग खुश रहें। तो जब हम उह लोक में जाएं तो हमको देवताओं से भी खुशी मिले, हमको भी उनके वो यहाँ पर सुख मिले। जब हम यहाँ पर देवताओं को खुश रखेंगे तो वो हमको वहां पर खुश रखेंगे। अगर हम यहाँ पर खुश नहीं रखते देवताओं को तो हमको भी खुश नहीं रखेंगे, ऐसा मानना था इन लोगों का।
मेसोपोटामिया सभ्यता के धर्म और शासन के संबंध की अगर बात की जाए तो शासकों को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी जो भी शासक होते थे, राजा होते थे, उनकी बात को लोग अच्छे तरीके से मानते थे। उनका मानना था लोगों का कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो देवताओं का प्रतिनिधि होता है। राजा स्वयं को देवताओं का सेवक यानी सर्वेंट ऑफ गॉड्स कहता था। ठीक है, शासन का अधिकार देवताओं से प्राप्त माना जाता था। यहाँ पर यानी शासन जो भी होता है, नियम कायदे हो देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं। कानून, न्याय और युद्ध सब धर्म से जुड़े हुए हैं। हम्बुराबी संहिता को भी देवता समाज से प्रेरित बताया जाता है कि समाज नाम के देवता जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनके द्वारा हम्बुराबी को प्रेरित किया गया और हम्बुराबी ने जो है एक नियम तैयार किया, संहिता तैयार की। अगला प्रश्न, धार्मिक अनुष्ठान और बलिदान की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भोजन देना, शराब देना, पशु और कभी कभी मानव की बलि भी देना आपको यहाँ पर पहले दिखता था पहले के जमाने में। अब नहीं, इन्हें पहले जो है बलि वगैरह दी जाती थी। आजकल भी कई जनजातियों में बलि की प्रथा चालू है या चल रही है। जानवरों की बलि खास करके आजकल देखने को मिल जाती होगी, लेकिन जो है बलि वगैरह बेसिकली देवता लोग उतना ज्यादा, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि क्यों गुरुजी बोल रहे हो, हालांकि छोड़िए इसको। कृषि आधारित समाज होने के कारण से वर्षा, नदी की बाढ़ और उपज को देवताओं की कृपा माना जाता था। यानी जो भी कुछ ऐसे बाढ़ आ गई या फिर जो है वर्षा हो रही है या नदियों का जल जो है, नदियों से बाढ़ आ रही है, तो इससे एक देवताओं का अगर विनाश हो जाता तो देवताओं का प्रकोप माना जाता था। अगर उससे फायदा हो रहा तो देवताओं का एक प्रकार से पुण्य प्रताप माना जाता था। इस तरीके से देवताओं के ऊपर ही सब कुछ निर्भर था। धार्मिक पर्वों और त्योहारों का आयोजन किया जाता था। इस तरीके से सारी चीजें विद्यमान थी। पुजारियों की भूमिका भी, यानी रोल ऑफ प्रीसिस्ट की अगर बात की जाए तो पुजारियों की भी भूमिका बड़ी जबरदस्त थी। पुजारी समाज में अत्यधिक प्रभावशाली थे। वे देवताओं और जनता के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। पुजारी लोग ही पूजा पाठ करवाते थे और वो देवताओं के बारे में बताते थे, किस तरीके से देवताओं की प्राप्ति हो सकती है उसके बारे में बताया करते थे। पुजारियों के पास भविष्यवाणी, शकुन शास्त्र और ज्योतिष का ज्ञान भी था। यानी पुजारी लोग जो थे ये बताते थे, भविष्य कर सकते थे कि भाई आपका भविष्य क्या होगा, जैसे आजकल हमारे पुरोहित पंडित जी लोग बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर भी व्यवस्था थी। वही शासक को युद्ध, कृषि और प्रशासनिक निर्णयों पर परामर्श देते थे। किसी भी राजा को युद्ध कब करना है, कौन सी घड़ी सही होगी युद्ध करने के लिए, कृषि कब करनी है, प्रशासनिक काम किस तरीके से और कैसे करना है, ये पुजारी लोग ही सलाह दिया करते थे राजा को। ठीक है, इस तरीके से वहां पर विद्यमान था। विशेषताएं ये है इसकी कि यहाँ पर सबसे पहली बात है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसमें बाबू क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुदेववादी धर्म था। कई सारे धर्म माने मतलब कि यहाँ पर थे। प्राकृतिक शक्तियों का देवीत्वीकरण हुआ था। नगर राज्य के अधिष्ठाता देवता अपने अपने अलग अलग राज्यों के हुआ करते थे। विशाल जिगुरेत यानी मंदिर यहाँ पर बने हुए थे। परलोक और प्रलय की धारणा की व्यवस्था भी की गई थी। शासक जो था देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। धार्मिक पौराणिक साहित्य में आपका गिलगमेश नाम का महाकाव्य भी फेमस है। बलिदान और अनुष्ठान की प्रथा भी यहाँ पर शुरू थी। तो ये सब विशेषताएं सरसरी नजर में मैंने आपको बता दी। इसकी इसकी विशेषताएं भैया, ये विशेषताएं हो गई आपकी जो है इसकी भैया, ये विशेषताएं हैं जो है खास करके उसकी क्या नाम है, कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए प्रथम सेमेस्टर में खास करके यूनिट नंबर 6 में जो धार्मिक चीजें हैं उसके बारे में। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, हर एक यूनिट का पीडीएफ प्राप्त करना है तो 91 61 93 60 62 वीडियोस प्राप्त करनी है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, प्रथम सेमेस्टर में है, अपने प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। ठीक है, इसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र केवल और केवल 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता हो तो आप उससे फीस जमा करवा सकती हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या आपको, इसमें लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। वहां पर लाइव क्लास के बाद में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर मान लेते लाइव क्लास आप नहीं देख पाते तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको। सारे क्लासेस जो अभी तक पिछली क्लासेस हो चुकी हैं वो सब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पिछली क्लास की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक सीरियल वाइज आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स सारे आपके सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप उनको पढ़िए, आसानी से सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है या और भी सब्जेक्ट आपके शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हैं। को करिकुलर, मेजर, माइनर सब कुछ, जैसे हमारे 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे, वो एक माइनर सब्जेक्ट है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट।
4 या 5 सब्जेक्ट जो आपके हैं इनकी पूरी तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाएं। अभी जो है ऑफर चल रहा है, मात्र 100 रुपए फीस में आपके जुड़ जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है चैप्टर वाइज तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मिल जाएंगे यूनिट के साथ, यानी प्रत्येक यूनिट के नीचे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं। तो सब कुछ आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए, बिल्कुल भी देर करेंगे तो आप ही का घाटा होगा। तुरंत एसएमएस कीजिए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीडीयू विश्वविद्यालय जो है, डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा सिलेबस भिन्न है, बट चीजें यही सब आती आने वाली। उसके लिए मैं अलग से मॉडल पेपर सेट कर दूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, उसके लिए विस्तार से मैं 1-2 मॉडल पेपर के माध्यम से कवर करवा दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए। चलिए, तो यही सब था आपका। तो मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो विशेष परिभाषा अगर देखिए मेसोपोटामिया की बाबू, देखिए तो मेसोपोटामिया की धार्मिक व्यवस्था बहुदेववाद पर आधारित थी। एक जटिल आस्था प्रणाली थी जिसमें देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप में पूजा गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो धार्मिक केंद्र जो था जिगुरुत था, ऐसे मंदिर जो है हमारे यहाँ पर होता है, ऐसे जिगुरुत वहां पर होता है, जहां से केवल पूजा पाठ बल्कि मतलब पूजा पाठ ही नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर जो है शासन प्रशासन और समाज की दिशा कैसे तय करनी है, समाज की दिशा में जाना है, ये सब भी जिगुरत में ही डिसाइड होता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान की अगर बात की, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगर बात की जाए तो हम्बुराबी की संहिता जो है यहाँ पर बड़ी फेमस है। हम्बुराबी की संहिता के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षा में खूब पूछा था हम्बुराबी की संहिता। हम्बुराबी की संहिता लगभग 1750 ईसा पूर्व में बेबीलोन के महान शासक हम्बुराबी के द्वारा बनाई गई थी। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन विधि संहिताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, इसने नियम कायदा पूरा बना दिया था और बता दिया था किस तरीके से करना है। हम्बुराबी की संहिता की अगर बात की जाए तो संहिता को पत्थर के स्तंभ पर खुदवा करके सार्वजनिक स्थलों पर रखा दिया गया था, ताकि सभी लोग इसको पढ़े और सभी लोग नियम कायदों को जान पाए कि मतलब कि जो है बेबीलोनिया में या फिर जो है इसमें क्या नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन से नियम कायदे काम करते हैं। पहला नियम इसका यह था, बेबीलोनियन सभ्यता का पहला नियम था कि न्याय और आधार, न्याय का आधार। जैसे न्याय का आधार क्या था, जैसे आप किसी का आंख फोड़ते हैं तो आपका आंख फोड़ दिया जाएगा, या आप किसी मतलब कि क्या है, जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये सब स्थिति, यानी जैसा आप करेंगे सेम वैसा दंड, टिट फॉर टैट की अवधारणा थी, एकदम से दंड वो इसी तरीके से मिलेगा। दूसरी बात, सामाजिक वर्गों के अनुसार दंड था। अमीर और गरीब, स्वामी और दास के लिए दंड अलग अलग था, यानी कि गरीब के लिए अलग दंड, अमीर के लिए अलग दंड की व्यवस्था थी, दास के लिए अलग और स्वामी के लिए अलग दंड की व्यवस्था थी। परिवार व्यवस्था, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और स्त्रियों के अधिकारों का उल्लेख भी ये हम्बुराबी करता है कि जो है मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा, विवाह कैसे होगा, तलाक कैसे दिया जाएगा, सबको जानकारी। आर्थिक जीवन, ऋण, ब्याज, व्यापार, मजदूरी और संपत्ति से जुड़े नियम कायदे बताए गए थे। इसके अलावा कृषि नियम, खेत की सिंचाई करना हुआ, नगर प्रबंधन की बात हुई, फसलों की सुरक्षा की बात हुई, ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अपराध और दंड, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठे साक्ष्य के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो बहुत ज्यादा दंड की व्यवस्था थी। आजकल आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के हु हल्ला, हर गांव में हल्ला मच रही है। हम सोते हैं हमारे गांव में तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं, भैया चोर आ गए, चोर आ गए। जिधर गांव में सुनो उसे उधर ही गांव में सब लोग जगवाही हो रही है इस समय। एक ड्रोन गैंग पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, मतलब लेकिन हल्ला उल्ला खूब मस्ती है। हम तो भाई अपने कमरे में रहते हैं, लेकिन एकदम सुनते हैं हल्ला मची है, ये है वो है, यहाँ पर आज देखा गया, वहां पर आज देखा गया, इस गांव में उस गांव में। अब देखा कि नहीं देखा भगवान जाने, लेकिन हाँ कई वीडियोस भी आपको दिखेंगे यूट्यूब फेसबुक पर। ठीक है, तो इस सब के लिए कठोर दंड था भाई, चोरी वगैरह करने के लिए। तो ये सब हम्बुराबी की संहिता में नियम कायदा आप लिख सकते हैं, ये सब नियम था। ठीक है, महत्व इस संहिता का ये है कि संहिता ने कानून और न्याय की अवधारणा को जन्म दिया, जिसे बाद की सभ्यताओं ने अपनाया। क्योंकि सबसे पहले किसी सभ्यता में नियम कायदों की व्यवस्था एक लिखवा करके खुदवा करके पत्थरों पर, इससे पहले किसी ने नहीं करवाया था। हम्बुराबी वो पहला व्यक्ति था। लेखन और साहित्य की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया में जो लिखावट थी वो कीलाक्षर लिपि थी। कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मिट्टी की तख्तियों पर लेखन होता था, मिट्टी की तख्ती बनती थी, उसी तख्ती पर लिखा जाता था। गिलगमेश का जो महाकाव्य है, एपिक ऑफ गिलगमेश, विश्व का पहला महाकाव्य माना जा सकता है इसको। ठीक है, गणित और खगोल विज्ञान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गणना प्रणाली, यानी उन्होंने 60 पर आधारित संख्या पद्धति बनाई थी। गणितीय योजना की अगर बात की तो वर्गमूल, घनमूल, भाग और गुणा का ज्ञान भी ये लोग रखते थे। खगोल विज्ञान में ग्रहों और तारों की गति का भी अध्ययन किया करते थे।
तो ये सब चीजें आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिल जाती है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। समय का निर्धारण भी कर लेते थे। दिन को 24 घंटे और घंटे को 60 मिनट में विभाजित करने की परंपरा भी ये लोग जानते थे। यानी कि जैसे आजकल हम घड़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ये लोग भी, वो घड़ी का प्रयोग नहीं, लेकिन ये लोग जानते थे किस तरीके से एक दिन कितने घंटे का हो सकता है। स्थापत्य और कला। मेसोपोटामियाई लोग विशाल जिगुरत मंदिरों का निर्माण करते थे। एक स्थापत्य कला के नमूना है, पंचमुखी होता था। मूर्ति कला में देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, राजाओं की और युद्धों के दृश्य वगैरह ये लोग जो है अपने वास्तुकला में, स्ट्रक्चर में, मूर्ति में, चित्रकारी में करते थे। शिल्प कला में धातुओं का प्रयोग, मिट्टी और लकड़ी के बर्तन, मतलब लकड़ी का प्रयोग करके जो है ये लोग शिल्प कला करते थे, तमाम प्रकार की चीजें बनाते थे। शिक्षा और ज्ञान की अगर बात करें, यहाँ पर सरल भाषा में मैंने लिख रखा है नोट, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिक्षा और ज्ञान की अगर बात करें तो एडुब्बा नामक विद्यालयों में पढ़ाई की जाती थी। किस में? या एडुब्बा नाम का विद्यालय हुआ। मेसोपोटामिया में विद्यालयों को क्या कहते थे? एडुब्बा। एडुब्बा नाम के विद्यालय में पढ़ाई होती थी। मुख्य विषय की अगर बात की तो लेखन कला, गणित, ज्योतिष, प्रशासन और कानून की पढ़ाई होती थी। शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कुशल प्रशासक और लेखक तैयार करना, ये एक प्रकार से मकसद हुआ करता था शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा और ज्ञान की बात ये थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे महान योगदान हम्मुराबी की संहिता ही है, जिसने न्याय व्यवस्था, समाज को एक ढांचे में बांधा, साथ ही साहित्य और गणित, खगोल विज्ञान और स्थापत्य, स्थापत्य माने होता है कि मूर्ति वगैरह बनाना, मतलब कि ये घर वगैरह बनाने की शैली, ठीक है, उसमें योगदान ने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में आधारशिला का काम किया। और इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। प्रशासन और राजनीति की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक ढांचा कैसा था यहाँ का? मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर बात की जाए तो राजतंत्रीय शासन था। यहाँ पर राजा का पुत्र राजा बनता था, इस तरीके से व्यवस्था थी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझाता था। प्रत्येक नगर राज्य का अपना शासक था, जिसे लुगल कहते थे। प्रशासन का आधार धर्म और राजनीति का संयुक्त रूप था। धर्म और राजनीति को मिला करके ही प्रशासन चलता था। नगर राज्य मुख्य राजनीतिक इकाई थी, जैसे कि उरुक, लगास, बेबीलोन और अस्सुर नाम के नगर विद्यमान थे उस समय बेबीलोनियन में, जबकि जो है मेसोपोटामिया में। दूसरी, राजा की क्या भूमिका थी? राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है। राजा केवल राजनीतिक शासक नहीं बल्कि धार्मिक प्रमुख भी होता था। राजा के द्वारा धर्म भी डिसाइड होता था। मुख्य जिम्मेदारी राजा की क्या थी? राजा की मुख्य जिम्मेदारी ये थी कानून बनाना, लागू करना, उसको न्याय का संचालन करना, सैन्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और मंदिर का निर्माण और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना राजा का काम था। और जो है पुजारी भी इसमें शामिल हुआ करता था। प्रशासनिक तंत्र की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक तंत्र में प्रशासनिक कामों को सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करी जाती थी। बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाते थे। जैसे पुजारी, धार्मिक अनुष्ठान और कर का संग्रह करने के लिए पुजारी लोग होते थे, ठीक है। कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो उसको करवाने का काम पुजारी लोग करते थे। कर वसूलते थे जनता से, कौन? पुजारी लोग, क्योंकि पुजारी को लोग कर दे देते थे, उन पर विश्वास था लोगों का। लेखक लोग अभिलेख वगैरह लिखते थे, लेखा जोखा जो पूरे वर्ष का होता था, और कानून की देखरेख किया करते थे। सैन्य अधिकारी कुछ होते थे, मिलिट्री कमांडर्स, जो सुरक्षा और विस्तार पर ध्यान दिया करते थे अपने राज्य के। इस तरीके तमाम सारी व्यवस्था थी। मंदिर प्रशासन की अगर बात की तो अत्यंत प्रभावशाली था, और आर्थिक नियंत्रण जो था मंदिर का, यानी मंदिर में जो पैसा रुपया आता था वो राज्य के हाथों में था, यानी कि राजा के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। न्याय और कानून की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता ही होगा, हम्मुराबी मैंने आपको बता ही दिया। मेसोपोटामिया में न्याय और कानून की व्यवस्था एकदम से मजबूत थी, कोई लचर पचर मामला नहीं था। अपराध और दंड की स्पष्ट रूपरेखा थी। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में नियम बनाए गए थे। चाहे समाज का कोई अपराध करे, आर्थिक मतलब कोई चोरी डकैती हो या पारिवारिक मामला हो, सभी के लिए नियम कायदे बने थे। कानून का उद्देश्य समानता, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक विकास की अगर बात की तो प्रारंभिक काल में क्या हुआ था? यहाँ पर छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ पहले मेसोपोटामिया में। फिर उसके बाद में क्या हुआ? और स्थानीय युद्ध वगैरह हुए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके जब दूसरा काल आया, अक्कादी संप्रदाय, प्रथम साम्राज्यवादी विस्तार यहीं पर शुरू हुआ। बेबीलोनियन साम्राज्य की अगर बात की तो केंद्रीकृत सत्ता और सुव्यवस्थित शासन जो है बेबीलोन से शुरू होता है। असीरियन साम्राज्य की अगर बात की तो असीरियन साम्राज्य से क्या शुरू होता है? सैन्य शक्ति अधिकार जो है आधारित शासन जो है यहीं से शुरू होता है, असीरियन साम्राज्य से। नव बेबीलोनियन साम्राज्य की अगर बात की तो सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कर्ष जो है यहां से प्राप्त होता है। सैन्य व्यवस्था की अगर बात की है, राजा की सत्ता का आधार स्थानीय सेना थी। युद्ध के लिए रथ, तलवार, भाला और कवच का प्रयोग होता था। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ऐसे आपको लिखना वगैरह नहीं, चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो, चाहे पीडीएफ से पढ़ सकते हो।
बाकी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बस इन चीजों को सुनते जाइए, आपके दिमाग में बैठता जाएगा चीजें। तो ये इसके अलावा विजय के बाद में कर और उपनिवेशीकरण किया जाता है, यानी उसको अपने में मिला लेते थे, जिस राज्य को जीतते थे उस राज्य को मिला लेते थे, वहां की जनता दास हो जाती थी या फिर वहां के सैनिक जो थे वो दास हो जाते थे। इस तरीके से व्यवस्था थी। कर और वित्तीय प्रणाली जो थी, कर का मुख्य स्रोत कृषि का उपज था, किसान उपज का हिस्सा शासक और मंदिर को देते थे। ठीक है, व्यापार और शिल्पकारों से भी कर वसूला जाता था। जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, वो भी कर दिया करते थे। प्रशासन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। राजा की पूर्ण सत्ता एक प्रकार से थी। न्याय और कानून का संगठित रूप था। प्रशासनिक पदों पर स्पष्ट विभाजन था। कौन किस पद पर रहेगा इसके बारे में कोई लफड़ा नहीं था, सब कुछ एकदम से क्लियर था। कर और सैन्य शक्ति पर आधारित शासन हुआ करता था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का प्रशासन राजनीति मानव सभ्यता के इतिहास में मील का पत्थर है। नगर राज्यों से साम्राज्यों तक राजनीतिक विकास हुआ था। यहाँ पर शासन में धर्म, सेना और कर और प्रशासनिक पदों का संतुलित संयोजन भी हुआ करता था। इसके साथ ही साथ में इसने आगे चल करके मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता और रोम की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक आधारशिला के रूप में तैयार करा। तो कहीं ना कहीं पे सभ्यता बिल्कुल जबरदस्त थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्थापत्य कला की बात की जाए तो मेसोपोटामिया सभ्यता की कला और स्थापत्य कला जो थी, ये बेसिकली देखा जाए सांस्कृतिक और धार्मिक जरूरतों को दर्शाती थी। यह कला राजनीतिक शक्ति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करती है, उसको दिखाती है। मिट्टी, ईंट, पत्थर और धातु इनकी मुख्य निर्माण सामग्री हुआ करती थी। स्थापत्य कला में जिगुरत नाम के मंदिर बनाए जाते थे। बड़े मंदिर जैसी मंदिर कुंड, टेम्पल, टावर्स बनते थे। मुख्य उद्देश्य था देवताओं की पूजा और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जिगुरत ही रहते थे। उधर जैसे उरु का जिगुरत एक बना था, 3 मंजिला का जिगुरत है, ऊंचाई में बहुत बड़ा मंदिर था, ये जिगुरत था। दूसरा है नगर नियोजन। नगर राज्यों में सड़कें चौड़ी थी, नालियां व्यवस्थित और मकान नियमित थे। बेबीलोन जैसे शहर में प्रमुख सड़कें और गेट विकसित हुए थे। प्रशासनिक भवन की अगर बात की जाए और भंडार के लिए अलग से क्षेत्र वगैरह इकट्ठा हुआ करते थे। जहां पर प्रशासन के काम होते थे वो अलग से निर्माण होता था भवनों का, और जहां पर कोई चीज अन्न वगैरह रखा जाता था उसके लिए भंडार की व्यवस्था भी थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार मोहनजोदाड़ो से मिला वहां। सिंचाई और जल की व्यवस्था की अगर बात की तो नहरें बनाई गई थी। जलमार्ग की अगर बात की तो कृषि और नगरों के लिए जीवन रेखा का काम नहरें करती थी। जल नियंत्रण की तकनीक में उच्च स्तर की वस्तु और योजना की बात की जाती थी, ताकि नगर को अच्छे तरीके से जलापूर्ति की जा सके, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था की जा सके नदियों के माध्यम से। मूर्ति कला और शिल्प भी बड़ा जबरदस्त था। धातु और मिट्टी के बर्तन बनते थे। पूजा और दैनिक जीवन दोनों के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। सिंदूरी की अगर बात की जाए तो छोटे सिलेंडर पर खुदाई होती थी। दस्तावेजों की मुहर और सजावट के लिए तमाम सारी चीजें बनाई जाती थी। मूर्ति कला में खास करके देवता और पशुओं की मूर्तियां, राजा की प्रतिमाएं, उदाहरण के रूप में जैसे गिलगमेश की मूर्तियां, भैंस और सिंह की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चित्रकला और सजावट की अगर बात की जाए, ये लोग दीवारों पर और भवनों पर प्राकृतिक और धार्मिक दृश्य वगैरह बनाते थे, जो भी पेड़ फूल पाती या पशु पक्षियों की चित्र बनाया करते थे। वास्तु सजावट में ज्यामितीय पैटर्न और पशु रूपों का प्रयोग करते थे। यानी पशु रूप मतलब कि जैसे पशु का रूप, स्ट्रक्चर कैसा, उस रूप में सजाते थे जो है चीजों को। कला का उद्देश्य जो था शक्ति, धार्मिक आस्था और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाना था। कला का महत्व की अगर बात की है तो इसका महत्व क्या था कला का? धार्मिक आस्था और देवताओं के सम्मान को दर्शाना, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक, नगर राज्यों और साम्राज्यों के विकास को बढ़ावा देना, ये सब कहीं ना कहीं पे इसके जो है इसके महत्व थे। विज्ञान, गणित, वास्तुकला के ज्ञान को प्रदर्शित करना, ये सब जो था ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, इन चीजों को समझिए। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की कला और स्थापत्य धर्म, शासन और सामाजिक जीवन का आईना थी। जिगुरत, नगर नियोजन, मूर्ति कला और शिल्प उनके सांस्कृतिक और तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। जो जिगुरत है उसको अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना जबरदस्त तरीके से लोग जो है नृत्य कर सकते हैं। ये कला रूप में न केवल सजावट है और पूजा के लिए, बल्कि प्रशासन और जीवन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण रखती है। ये बात आप ध्यान रखिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया को सही अर्थों में सभ्यता का पालना कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी सभ्यताओं का विकास हुआ और कई सारी चीजें यहाँ से मानव ने क्या क्या सीखा, जैसे कि शहरों का निर्माण सीखा, संगठित शासन सीखा, लेखन कला सीखी, कानून सीखा, व्यापारी और संस्कृति को जाना। इस तरीके से तमाम सारी चीजों को यहाँ से सीखा गया। अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए
तो मेसोपोटामिया ने मानवता को सभ्यता की पहली शिक्षा दी, इसी ने आगे की सभी सभ्यताओं को मार्ग दिखाया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता को सभ्यताओं का पालना कह सकते हैं। इससे बनने वाले 20 एमसीक्यूज यानी 20 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता का आरंभ कब हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो आरंभ हुआ था आज से 3500 ईसा पूर्व मान सकते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिख रखा है इसे समझा करके कि ट्रिगिस और यूफ्रेटिस यानी दजला और फरात, ये सब ध्यान रखिए। फिर से रिकॉल हो रहा है आपका, दजला और फरात नाम की दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। नदी घाटी में लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ। मेसोपोटामिया को क्या कहते हैं बेटा? मेसोपोटामिया का ही अर्थ होता है दो नदियों के बीच का इलाका को मेसोपोटामिया कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? ट्रिगिस और यूफ्रेटिस, यानी हिंदी में अगर इसी को लिखें तो दजला लिख लीजिएगा बेटा, दजला और फरात। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कौन सा इलाका है ये ईरान, इराक और सीरिया का इलाका जो है वो पड़ता है। ह्वांगहो और यांग टीसी नदी जो है, जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं, चीन की सभ्यता का विकास यहां से होता है। नील नदी का विकास जो है मिस्र की सभ्यता नील नदी से, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ये नदियां उपजाऊ मिट्टी और जल उपलब्ध करा करके कृषि और नगरों के विकास का एक आधार प्रस्तुत करती हैं। मैंने इकाई संख्या 5 में आपको बताया था कि जितनी भी नदी मतलब जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ दुनिया की, उनका विकास कहां पर हुआ? नदी घाटियों में हुआ। क्यों हुआ? इसके पीछे था कि भाई जल जो मिल जाता था उससे चारा पानी की बढ़िया व्यवस्था हो जाती थी, पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वनस्पतियां अच्छे तरीके से उगती थी, कृषि के लिए बढ़िया तरीके से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते थे, और जलम जीवनम, जल जो है मनुष्य का जीवन है, तो जल और वायु जहां पर अच्छी होगी वहीं पर एक प्रकार से बढ़िया व्यवस्था होगी, ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से व्यवस्था थी। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मेसोपोटामिया में शासन प्रणाली कैसी थी? लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं था, गणराज्य भी नहीं था, साम्यवाद भी नहीं था, राजतंत्र था, मोनार्की थी। ठीक है, नगर राज्यों में क्या था? राजा हुआ करता था, राजा का पुत्र राजा था। राजा को क्या कहते थे? राजा को लूगल कहते थे, ध्यान रखेंगे। यहाँ के मंदिर को क्या कहते थे? मेसोपोटामिया की जिगुरत कहते थे, राजा को लूगल कहते थे। ठीक है, लूगल था। और धर्म और राजनीति का मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ के शासकों में, यानी यहाँ पर शासक जो था वो धर्म पर भी कंट्रोल करता था, देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था उसको। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन लिखित विधि संहिता कौन सी है? धम्म संहिता नहीं है, हम्मुराबी की संहिता है, मनुस्मृति तो ये हिंदू यानी सनातन धर्म की लिपिक संहिता भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्मुराबी एक शासक था, हम्मुराबी एक राजा था वहां का, उसने जो है कानून को लिखवा दिया था पत्थरों पर, बेसिकली अलग अलग इलाकों में पत्थरों पर जो है खुदवा दिया था पूरा नियम की भाई ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड मिलेगा। यही हम्मुराबी की विधि संहिता थी। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित विधि संहिताओं में से एक, जिसमें 282 नियमों के द्वारा समाज और प्रशासन दोनों का संचालन किया जाता था। समाज में कोई व्यक्ति जो है सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता था इस दंड के लिए, क्योंकि एक कठोर नियम, एक कठोर प्रबंधन की बात यहाँ पर करता है हम्मुराबी। अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? एकेश्वरवादी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुदेववादी थी। यहाँ पर कई देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, जैसे नन्ना, सिन, उरुक, तमाम प्रकार के देवी देवता थे। ठीक है, देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ा गया था। प्रमुख देवता जैसे मर्दूक, ईस्तर, अनु, निन्ना या सिन जिसको कहते चंद्र देवता को, इन सभी देवी देवताओं की पूजा होती थी। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, मेसोपोटामिया की प्रमुख स्थापत्य संरचना क्या है? स्थापत्य माने होता है जैसे घर और बनाने की व्यवस्था करना, जैसे होता है घर कैसे बनना चाहिए, तो स्थापत्य कला उसी को कहते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर था घर बनाने का या मंदिर बनाने का, वो जिगुरत से आप ले सकते हैं। जिगुरत एक नमूना है, एक उदाहरण है, जिसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उस समय ऐसे जबरदस्त टेक्निक के द्वारा मंदिर वगैरह बनाए जाते थे। पिरामिड जो था ये मिस्र की सभ्यता का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिरामिड स्थापत्य कला का जो उदाहरण है वो मिस्र की सभ्यता का है।
ठीक है। जिगुरत जो है यहाँ का है, बिल्कुल बी ऑप्शन। स्तूप यहाँ के नहीं, ना तो महल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर का जिगुरैत। इसमें धार्मिक स्थान था, धर्म और न्याय या शासन की बागडोर भी यहीं से होती थी। बड़े मंदिर जैसी संरचना जो धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती थी, उसको जिगुरत कहते थे। धर्म और प्रशासन का मामला यहीं से डिसाइड होता था। 7वां क्वेश्चन साहब देखिएगा। प्रश्न, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? यानी कि जो वहां की इकोनॉमी थी, कैसे लोग खाना खर्चा कैसे चलता था, खुराकी कैसे चलती थी। उद्योग के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, कृषि पर आधारित थी। सभ्यताओं का विकास बेसिकली कृषि था, क्योंकि दोनों नदियों के बीच का इलाका था, उपजाऊ मिट्टी थी। कृषि पर एक प्रकार से इन लोगों का जीवन यापन होता था। कृषि और अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन क्या करते थे? नगर प्रशासन और व्यापार का विकास जो था, इसी के द्वारा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन से 8वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली कैसी थी? चित्रलिपि का प्रयोग नहीं था यहाँ पर, किलाक्षर लिपि का प्रयोग था। चित्रलिपि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिल सकता है। देवनागरी लिपि तो जैसे जिस भाषा में लिखा हुआ देवनागरी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि के बाद व्यापार प्रशासन और विधि के अभिलेख जो भी थे वो किलाक्षर लिपि में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया के नगर नियोजन में प्रमुख विशेषता क्या थी? मेसोपोटामिया के नगर नियोजन में प्रमुख विशेषता गोल भवन बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ की चौड़ी जो सड़कें थी वो चौड़ी थी और नालियां बिल्कुल क्या थी? व्यवस्थित थी। ये एक प्रकार से कहाँ की विशेषता है? ये मेसोपोटामिया की विशेषता हो सकती है। चौड़ी सड़कें और व्यवस्थित नालियां। नगर नियोजन उत्कृष्ट था। प्रशासनिक भवन, बाजार और आवास के लिए अलग क्षेत्र भी बनाए गए थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी। 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। मेसोपोटामिया में कर और वित्तीय व्यवस्था कैसी थी? कोई कर नहीं था, बिल्कुल गलत बात है। कृषि उपज और व्यापार पर कर लगाया जाता था, बिल्कुल कृषि उपज और व्यापार पर कर लगाया जाता था, ठीक है। कर से राज्य और मंदिर का संचालन वगैरह हुआ करता था। और कर कहां पर लोग देते थे जाकर के? कर कहां पर करते थे? जिगुरत में, पुजारी के पास। अगला प्रश्न 11 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्रमुख युद्ध उपकरण कौन कौन से हैं? धनुष बाण नहीं, ये लोग तलवार भाला और रथ का प्रयोग करते थे। तलवार भाला और रथ से युद्ध करते थे, ठीक है। नगर राज्यों और साम्राज्यों के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था युद्ध का। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, मेसोपोटामिया में सामाजिक संगठन कैसा था? समानता पर आधारित बिल्कुल भी नहीं था। श्रम विभाजन और वर्ग प्रणाली थी, बिल्कुल। श्रम विभाजन और वर्ग प्रणाली कैसी थी? जैसे कि एक राजा वर्ग था, सबसे ऊपर था, उससे नीचे पुजारी वर्ग था, फिर उससे नीचे व्यापारी वर्ग था, फिर उससे नीचे आप देखते हैं किसान का वर्ग था, फिर उससे नीचे दास वर्ग था। इस तरीके से समाज जो है 5 वर्गों में आपका बटा हुआ दिखाई पड़ता है। श्रम विभाजन और वर्ग प्रणाली के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ढांचा बटा हुआ था। किसान, व्यापारी, शिल्पकार और प्रशासक, ये सब वर्ग जो है स्थापित हुआ करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्रमुख कला सामग्री कौन सी थी? पत्थर और लकड़ी बिल्कुल भी नहीं। मिट्टी, ईंट और धातु, बिल्कुल मिट्टी और ईंट और धातु का प्रयोग करके लोग जो है स्थापत्य कला की बात हो तो ये वास्तुकला कुछ भी जो होते बनाते थे। इन सामग्रियों से भवन का निर्माण करना हुआ, मूर्तियां बनानी हुई, बर्तन बनाना हुआ या मंदिर बनाना हुआ, तो ये सब ईंटों का प्रयोग करके, धातुओं का प्रयोग करके और मिट्टी का प्रयोग करके जो है ये लोग इन चीजों को बनाते थे, करते थे। और बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, मेसोपोटामिया में नगरों का विस्तार किस कारण हुआ था? शिकार करने के लिए हुआ था, या कृषि अधिशेष और व्यापार के लिए हुआ था, या पर्यटन के लिए, युद्ध के कारण? देखिए, मेसोपोटामिया में नगरों का जो विस्तार हुआ था वो कृषि अधिशेष और व्यापार करने के लिए हुआ था, ठीक है। यानी कि अधिक अधिशेष उत्पादन ने अस्थायी निवास और नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। मेसोपोटामिया में मंदिरों की भूमिका क्या थी? मेसोपोटामिया में मंदिरों की जो भूमिका थी बेटा वो कैसी थी? मंदिरों की भूमिका थी प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था मंदिर लोग, ठीक है। संग्रह और धार्मिक की मंदिर प्रशासन कर संग्रह और धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। मेसोपोटामिया में विभाजन, विज्ञान और गणित का विकास किस लिए हुआ था? तो कृषि करने के लिए, जल प्रबंधन करने के लिए और वास्तुशास्त्र के लिए इसका विकास हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 17 नंबर। मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? प्रमुख नगर में जैसे उरुक और लगास, ये सब थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईस्तर वगैरह देवता थे।
18 नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की धार्मिक मूर्तियां किसके लिए बनाई गई थी? ये देवताओं के लिए और पूजा करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्तियां धार्मिक भक्ति और सामाजिक जीवन का प्रतीक थी। 19 नंबर, मेसोपोटामिया में लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेसोपोटामिया में लेखन का मुख्य उद्देश्य व्यापार, प्रशासन और कानून के लिए जो है लेखन कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न 20वां नंबर, मेसोपोटामिया में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार क्या था? धर्म, कृषि और नगर नियोजन। बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को समझ लिया। बाकी चैप्टर 2 हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें विस्तार से चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें सुमेरियन सभ्यता के बारे में हम लोग आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि सुमेरियन सभ्यता में आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, पूरा विस्तार से चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ेंगे? एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको 4-5 सब्जेक्ट जो आपके हैं मेजर, माइनर, को करिकुलर, तो सभी की तैयारी हो जाएगी। और स्कैनर होगा आपका, इसी स्कैनर पर भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस। ये जो पीडीएफ है आपका, ये पीडीएफ हर एक यूनिट का यानी कि 8 यूनिट का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका मॉडल पेपर का पीडीएफ, रिवीजन क्लास का पीडीएफ, नोट्स, सभी कुछ सब कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास वाले ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। सारी चीजें मिल जाएगी आपको मात्र 100 रुपए फीस में। जो क्लास अभी नहीं भी हुई है वो सब क्लास की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी पहले ही, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।